हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड पेपर लेंगे, सेकंड थ्योरी पेपर, जिसका पहला यूनिट है। पहले यूनिट का पहला टॉपिक है ग्राम मूर्छना और रागों के लक्षण की जानकारी के बारे में। तो पहले हम लेते हैं ग्राम क्या है। जब सप्तक में श्रुतियों का एक व्यवस्थित क्रम रखा जाता है तो उसे ग्राम कहते हैं। प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के सप्तक में श्रुतियों का क्रम 4-3-4-2 4-3-2 था, अतः यही एक ग्राम हुआ। ज्यों ही हमने इस ग्राम में कोई परिवर्तन किया कि हमारा ग्राम बदल गया। उदाहरण के लिए, यदि हम इसे 4-3-2 4-3-4-2 कर दें तो ये हमारा ऊपर का ग्राम न रहकर कोई अन्य ग्राम बन जाता है। अतः सप्तक में श्रुतियों के व्यवस्थित क्रम को ही ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 होते हैं, जिन्हें षड्ज, मध्यम तथा गंधार इन नामों से घोषित करते हैं। दामोदर पंडित संगीत दर्पण में लिखते हैं, ग्राम स्वरों का समुदाय है। ग्राम का आधार मूर्छना है। इस श्लोक में ग्राम 2 हैं, उनमें से पहला षड्ज ग्राम और दूसरा मध्यम ग्राम है। इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों में ग्रामों की परिभाषा देखने में आती है। श्री भातखंडे जी का कहना है कि प्राचीन ग्राम रचना प्राचीन संगीत में उत्तम रूप से उपयुक्त थी, परंतु इस समय हमारे संगीत में वैसी नहीं है। गांधार ग्राम के बारे में यह बताया जाता है कि यह किसी प्रकार धरातल से हटकर देवलोक पहुंच गया। यह वास्तव में निषाद ग्राम था, क्योंकि इसका आरंभ निषाद स्वर से होता था, किंतु गंधर्वों द्वारा इसका प्रयोग होने के कारण इसका नाम गंधर्व ग्राम हुआ। फिर आगे चलकर इसका अपभ्रंश रूप गांधार ग्राम हो गया। इस प्रकार 7 स्वरों में जो श्रुतियाँ हैं उनके समूह को ग्राम कहते हैं। इसको पाश्चात्य परिभाषा में स्केल भी कहा जाता है। ये हुई ग्राम की परिभाषा। अब हम देखेंगे मूर्छना क्या है। 7 स्वरों का क्रम से आरोह तथा अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। 3 ग्राम हैं, जिनमें से प्रत्येक की 7-7 मूर्छनाएँ हैं। मध्य स्थान के षड्ज स्वर से षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना आरंभ होती है। शेष 6 मूर्छनाएँ स्वर षड्ज के नीचे के निषाद आदि स्वरों से शुरू होती हैं। स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। प्राचीन काल में ग्राम के प्रत्येक स्वर को बारी बारी षड्ज मानकर क्रमिक आरोह अवरोह करने से जो विविध श्रुति अंतरों से सप्त स्वरों के समूह बनते थे, उन्हें मूर्छना कहते थे। प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाएँ मानी गई हैं। तत्कालीन वीणा वाद्यों पर षड्ज तथा मध्यम ग्राम की स्थापना की जाती थी और गायन वादन में इन्हीं स्वरावलियों का प्रयोग होता था। ये स्वरावलियाँ अपर्याप्त होने के कारण इन ग्रामों के विभिन्न स्वरों को आरंभिक स्वर मानकर नई स्वरावलियों का निर्माण किया जाता था। इन्हीं को मूर्छना कहते थे। ऐसा करते समय मूल ग्राम के स्वरांतर नहीं बदले जाते थे, केवल मूल तंत्री को सा मानकर नवीन स्वरों का निर्माण किया जाता था। स्वरों के श्रुति अंतर मूलभूत ग्राम के अनुसार होने पर भी आरंभिक स्वर बदलते ही आगामी स्वरों की स्थिति अपने आप बदल जाती थी। भरतकालीन मूर्छनाएँ
अवरोही क्रम से स्थापित की जाती थी। वैदिक संगीत में स्वरों का क्रम अवरोही माना जाता था। सामगान की इसी परंपरा का पालन मूर्छना की स्थापना में किया गया। मतंग ने सप्त स्वरों के आरोह व अवरोह दोनों क्रमों को मूर्छना की संज्ञा दी है। तो ये थी मूर्छना। अब हम देखेंगे राग के लक्षण। पिछले वीडियो में हमने राग की परिभाषा बताई थी। राग क्या है? कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की वे सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। अभिनव राग मंजरी में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे राग कहलाता है। अब हम राग के लक्षण देखेंगे। प्राचीन काल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे, जिनके नाम हैं ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, षाढ़त्व, औढ़त्व, अल्पत्व, बहुत्व, मंद्र और तार। इनमें से कुछ लक्षण आज भी परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आधुनिक समय में राग के निम्नलिखित लक्षण माने जाते हैं। पहला लक्षण क्या है? वह रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि राग का प्रथम लक्षण यह विशेषता है कि प्रत्येक राग में रंजकता अवश्य होनी चाहिए। राग का दूसरा लक्षण है राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होने चाहिए। 5 स्वरों से कम का राग नहीं होता। नेक्स्ट, प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। जैसे राग भूपाली को कल्याण से, राग बागेश्वरी को काफ़ी थाट से उत्पन्न माना गया है। अगला लक्षण है किसी भी राग में षड्ज अर्थात सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि यह सप्तक का आधार स्वर होता है। नेक्स्ट लक्षण है प्रत्येक राग में म और प में से कम एक स्वर अवश्य रहना चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। अगर किसी राग में प के साथ शुद्ध म भी वर्जित है तो उसमें तीव्र म अवश्य रहता है। भूपाली राग में म वर्जित है तो मालकोंस में प, किंतु कोई राग ऐसा नहीं है जिसमें म और प दोनों एक साथ वर्ज्य होते हैं। नेक्स्ट लक्षण है प्रत्येक राग में आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़, समय आदि आवश्यक है। राग का 7वां लक्षण है राग में किसी स्वर का दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद नहीं प्रयोग किए जाने चाहिए। उदाहरणार्थ कोमल रे और शुद्ध रे अथवा कोमल ग और शुद्ध ग दोनों किसी राग में एक साथ नहीं आने चाहिए। यह अवश्य ही संभव है कि आरोह में शुद्ध प्रयोग किया जाए और अवरोह में कोमल। जैसे खमाज राग के आरोह में शुद्धनी और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है।